विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का अपना जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है मानव तंत्र, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मानव तंत्र है क्या, ये कि इसमें कौन कौन से अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका परिचय देखते हैं। मानव क्या है? एक सजीव प्राणी है। निर्जीव तो नहीं है ना, ये एक सजीव प्राणी है। और सजीव कौन होते हैं आपको पता है? पौधे या जंतु होते हैं। तो मानव भी एक सजीव प्राणी है। और हम जानते हैं कि सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है। तो अगर सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हम उसको कहते हैं कोशिका। तो हम ये कह देते हैं कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक मतलब जो संरचना बनाती है, सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को, क्रियात्मक मूलभूत इकाई को, जो फंडामेंटल होती है मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं सेल कहते हैं। मतलब सजीवों का शरीर एक कोशिका से प्रारंभ होता है। जब हम अपनी माँ के पेट में थे तब हमारा जो जीवन है वो सिर्फ एक कोशिका से चालू हुआ है। और धीरे धीरे आज हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है या हमारा जो जीवन है वो एक सबसे छोटी संरचनात्मक, यानी जो संरचना बनाती है और क्रिया भी करती है, उस इकाई से बना हुआ, उसका नाम है सेल। जैसे और उदाहरण से अपन देखें, जैसे एक ये ईंट की दीवार है, ये एक आपको उदाहरण देके मैं बता रहा हूँ। इस ईंट की दीवार में या फर्श में, मान लो टाइल्स होती है फर्श के अंदर, ये ईंट की दीवार है या फर्श के अंदर टाइल्स लगी होती है। तो इस ईंट की दीवार में देखो, ये एक ईंट है, ये एक शरीर मान लो आप इसका पूरा। तो ये एक जो ईंट है ये एक कोशिका है। अब जाहिर सी बात है एक कोशिका से तो कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, ये लगातार ये इस जैसी कोशिकाएं बनती गई और एक शरीर का निर्माण होता गया। तो जो ये कोशिका होती है, देखो सबसे छोटी इकाई होती है, ये हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, बहुत छोटी इकाई होती है। इसलिए एक शरीर का सारा काम है वो कोशिका नहीं कर सकती। इसलिए कोशिका ने क्या किया, शरीर के विभिन्न कार्य करने के लिए एक कोशिका सक्षम नहीं है। तो क्या होगा, देखो ये जो कोशिका है, इन कोशिकाओं ने मिलकर क्या बना लिए, उत्तक बना लिए। विभिन्न कोशिकाएं मिल गई और एक समूह बना लिया। मतलब समान कार्य करने वाली, समान आकार प्रकार की कोशिकाएं मिल गई और उन्होंने उत्तक बना लिया। ये दो या दो से अधिक उत्तक मिल गए तो हमारे शरीर में अंग बन गए। ठीक है, दो या दो से अधिक उत्तक मिले तो क्या बन गए, हमारे शरीर में विशेष अंग बन गए। और विभिन्न प्रकार के अंग मिल गए तो हमारे शरीर में एक तंत्र बन गया। और जब विभिन्न तरह के तंत्र बन गए तो हमारा पूरा शरीर निर्मित हो गया। तो इस तरह से हमारा शरीर बना है। देखो सबसे छोटी इकाई से, कोशिका से स्टार्ट हुआ। एक कोशिका सभी कार्य नहीं कर पाएगी, तो इसलिए उसने सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए धीरे धीरे अपना समूह बनाना चालू कर दिया। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है वो उत्तक ने मिलकर अंग बना लिए, और अंगों ने मिलकर तंत्र बना लिया, और तंत्र मिलकर शरीर में क्या हो गए, एक पूरे तंत्र मिलकर हमने एक शरीर, उन तंत्रों ने एक शरीर बना लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तक क्या होते हैं, उत्तक। तो अगर परीक्षा में पूछे तो आप ये कह सकते हो, समान प्रकार व समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। जैसे मान लो एक कोशिका ये पूरा काम नहीं कर सकती, तो इस तरह की बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर क्या बना लिया, एक समूह बना लिया। तो अब ये समूह है, हम जानते हैं कि अगर कोई समूह बन जाता है
तो फिर वो कार्य बहुत ही आसान बन जाता है। आप भी ये नोट करते होंगे कि एक अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, अगर उसी तरह से एक समूह बना दिया जाए तो वो काम बहुत ही फास्ट और सरलता से किया जा सकता है। तो ये हमारे शरीर में होता है कि कोशिका पूरा काम नहीं कर पाएगी, तो इस तरह की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर समूह बना लिया और उस समूह को हम क्या कह रहे हैं, ऊतक कह रहे हैं। जैसे ऊतक, जैसे हमारे रक्त है, रक्त भी एक ऊतक है। जैसे कि हमारे अंदर पेशियाँ होती है तो पेशियाँ भी ऊतक है। हमारे अंदर अस्थियाँ होती है, हड्डियाँ, वो भी एक तरह का ऊतक है। तो आगे क्या हुआ, फिर ऊतकों से क्या बने, अंग, तो अंग बन गए ना। तो इसमें क्या हुआ, दो या अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग बनाते हैं। मतलब आप क्या कह सकते हो, ऊतक प्लस ऊतक मिलकर क्या बना लिया उन्होंने, शरीर में धीरे धीरे अंग बनते गए। ऊतकों ने मिलकर क्या बना लिया, अंग बना लिया। तो ये स्थिति आ गई। जैसे इसके अंदर एक उदाहरण दे, हम आमाशय का उदाहरण देते हैं, छोटी आंत का उदाहरण दे दें, बड़ी आंत का उदाहरण दे दें, ये कृत का उदाहरण दे दें। तो ये सारे अंग है। तो ऊतकों ने मिलकर क्या बना लिया, अंग बना लिया। अब देखो, विभिन्न प्रकार के अंग बने, तो जब विभिन्न प्रकार के ऊतक बन गए तो अंग बन गए, और अंग मिल गए तो क्या बन गया, तंत्र। तो विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो इसमें सब में तंत्र सब जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है पाचन तंत्र, मतलब इसमें पाचन के जो विभिन्न अंग है वो मिलकर बनाएंगे इसको। श्वसन तंत्र, जो श्वसन के विभिन्न अंग है वो मिलकर बनाएंगे। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण के जो विभिन्न अंग है वो मिलकर बनाएंगे। तो इस तरह से विभिन्न अंगों ने मिलकर क्या बना लिया, तंत्र बना लिया। और पूरे तंत्र मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन गया, एक शरीर बन गया। तो हम ये कहेंगे कि ये तंत्र बन गया। तो फिर शरीर कैसे बना, कि सभी तंत्र मिलकर हमारा मानव शरीर बनाते हैं। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जब सारे तंत्र मिल जाते हैं तो हमारे पूरे शरीर का गठन हो जाता है, अर्थात पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो आपकी ये बात समझ आ गई कि हमारा शरीर है वो एक छोटी सी इकाई से शुरू हुआ है, कोशिका से। तो कोशिका चूँकि सारे काम नहीं कर सकती, तो इसने एक समान प्रकार के समान कार्य करने वाली कोशिका ने मिलकर ऊतक बनाना चालू कर दिया। ऊतकों ने मिलकर अंग बनाए, अंग मिलकर तंत्र बनाए, तंत्र मिलकर हमारा शरीर बन गया। जैसे इस तरह से एक आपको एक ईंट की दीवार या जो फर्श में टाइल लगी रहती है, तो आप एक टाइल को या एक ईंट को कोशिका मानो, और इस तरह से विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर जैसे एक ईंट की दीवार बना रही है, तो उसी तरह से हमारा शरीर भी ये कोशिकाएं ही बना रही है। तो देखो, अब आगे हम हमारे जो किताब में दिया गया है वो जो तंत्र है वो पढ़ेंगे। तो हमें पहला तंत्र पढ़ेंगे, पाचन तंत्र। तो देखो, पहला हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो नाम से स्पष्ट है, ये पाचन के अंगों से मिलकर बना होगा, क्योंकि तंत्र किससे मिलकर बना होता है, विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। तो देखिए आगे पाचन तंत्र की बात करेंगे हम। तो पाचन तंत्र मानव में पाचन क्रिया से संबंधित विभिन्न अंग व सहायक ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं।
अब बात आती है कि ये पाचन क्या है, केवल पाचन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं कि पाचन कहते किसे हैं। तो देखो, हम जो भी भोजन करते हैं वो हम बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में भोजन को खाते हैं। तो उन बड़े बड़े टुकड़ों को, और वो जटिल होते हैं, उनको शरीर सीधे ही नहीं ले सकता, उनका सीधे ही शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। तो हमारा शरीर क्या करता है कि हम जो बड़े बड़े और जटिल भोज्य पदार्थ खाते हैं, पोषक पदार्थ खाते हैं, तो उसको लगातार तोड़ता रहता है और छोटे से छोटे पदार्थ में या छोटे छोटे अणु में बदलता है और घुलनशील पदार्थों में बदलता है, ताकि शरीर उसका आराम से अवशोषण कर सकें। तो पाचन की क्रिया हम क्या कह देंगे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, हम ये कह देंगे कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को एंजाइमों की सहायता से, बहुत सारे एंजाइम पढ़ेंगे अपन, एंजाइमों की सहायता से जटिल और बड़े अणुओं को एंजाइमों की सहायता से सरल एवं छोटे पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। देखो, पाचन कहते हैं। जैसे मान लो एक बड़ा अणु है, ये इसको तोड़ा तो इसके छोटे छोटे अणु बना लिए ये। अब इनका शरीर क्या कर सकता है, इनको शरीर काम में ले सकता है। तो हम ये कह देंगे कि जो जटिल पोषक पदार्थ हैं, जटिल पोषक, उनको सरल व छोटे पोषकों में बदला जाता है। अब जटिल पोषक कौन हो सकती है, देखो, वसा हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन होता है, ये तीन मुख्य चीज़ें होती है। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो बड़े बड़े होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उनको लगातार तोड़कर सरल व छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। जैसे वसा है, तो इसका जब पाचन होगा तो क्या इसमें क्या बनेगा, सबसे छोटे देखो, एक तो इसका बनेगा वसीय अम्ल और इससे एक निकलेगा ग्लिसरॉल। देखो, शरीर जब वसा को तोड़ता जाएगा ना, तो लास्ट में क्या बनेगा, सबसे छोटे छोटे अणु, इसका वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। जब ये कार्बोहाइड्रेट को शरीर पाचन में तोड़ा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में लास्ट में बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। और जब ये प्रोटीन को तोड़ेगा तो लास्ट में बनेगा इससे अमीनो अम्ल। तो ये इस तरह से जब ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएंगे तो हम कहेंगे कि पाचन पूरा हो चुका है। तो अब हम अपने पाचन के जो चित्र है उसकी देखेंगे कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो कौन कौन से